अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 16 पार्टिकुलर टेक्नोलॉजी कैन 1104 में आज हम कुछ फर्दर प्रूफ्स करेंगे। ऑलरेडी आप लोगों को क्रिटिकल जो स्पीड ऑफ द बॉल मिल रहा है, इसका फॉर्मूला आप लोगों को ऑलरेडी पता है, लेकिन हमने इसकी कोई डेरिवेशन नहीं की थी। आज हम इसको प्रॉपरली ड्राइव करेंगे फ्रॉम द फोर्सेस बैलेंस। जरा इसको देखते हैं। आप ऑलरेडी यू नो कि अगर हमारे पास जो बॉल मिल है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई हो, अगर स्पीड बहुत ज़्यादा हो, उस वक्त जो बॉल्स हैं वो अपना कांटेक्ट ब्रेक नहीं करती विद द वॉल ऑफ द मिल, और वो आपकी बॉल मिल के साथ मुसलसल रोटेट होती रहती हैं। और इस स्टेज पर हम ये कहते हैं कि आपकी जो बॉल मिल है, दिस बॉल मिल इज सेंट्रीफ्यूजिंग एंड द स्पीड एट विच द सेंट्रीफ्यूजिंग अकर्स इज कॉल्ड द क्रिटिकल स्पीड। अच्छा, अब हमारे पास बेसिकली दो किस्म की फोर्सेस मौजूद हैं जो कि आपकी बॉल पर जो है वो लग रही हैं। उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। हम जो बेसिकली क्रिटिकल स्पीड ऑफ द बॉल मिल के लिए एक्सप्रेशन जो जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, उसको जो ड्राइव करते हैं वो हम बाकायदा तौर पर ग्रेविटेशनल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के फोर्स बैलेंस की मदद से हम ये एक्सप्रेशन जो है इसको हम ड्राइव करेंगे। अच्छा, देखिए हमारे पास ये एक शेल है बॉल मिल का, और इस बॉल मिल के शेल के अंदर आपके पास यहाँ पर एक बॉल है। दिस इज अ बॉल एट पॉइंट ए, यानी कि पॉइंट ए के ऊपर आपके पास ये एक बॉल है। और ये जो बॉल है ये पेरिफेरी, यानी कि आपके बिल्कुल उसके बॉल मिल के उसके एंड के ऊपर, किनारे के ऊपर ये कांटेक्ट पे है। अच्छा, इस वक्त इस बॉल को जरा आप गौर कीजिए। ये जो बॉल है आपके पास, इस बॉल का जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। जो आपका ये बॉल मिल है, इस बॉल मिल का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। अच्छा, अब देखिए, अगर आप डिस्टेंस नोट करें आप, यानी कि डिस्टेंस का मतलब ये है कि आपके बॉल के सेंटर से, यानी कि ये देखिए, ये जो बॉल का सेंटर है और आपके जो मिल का सेंटर है, जो जिसको हमने ओ से इसको जो है हमने इसकी डिनोट किया हुआ है। तो ये बॉल मिल का सेंटर है, ये आपके उस बॉल का सेंटर है। इन दोनों सेंटर्स के दरमियान में जो डिस्टेंस होगा वो कैपिटल आर माइनस आर होगा। यानी कि ये उसका रेडियस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रेडियस था वो आर था, और उसके बाद यहाँ से लेकर बॉल का जो रेडियस है वो आर था। तो आपने कैपिटल आर में से स्मॉल आर निकाल दिया, ये अब आपके पास रेडियस हो गया। अच्छा, फिर गौर कीजिए, आपके पास एक और रेडियस है ए ओ। ये जो ए ओ आपका रेडियस है, बेसिकली ये एक एंगल बना रहा है अल्फा विद द वर्टिकल पोजीशन के साथ एक एंगल बना रहा है। जब आप इस बॉल को देखते हैं, ये बॉल बेसिकली इस बॉल के ऊपर आपके पास दो किस्म की फोर्सेस आपके पास लग रही हैं। एक फोर्स तो ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू एम जी, और दूसरी जो है आपके पास जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वायर ओवर आर माइनस आर। बेसिकली हमारे पास ये जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारे पास इसके अंदर लग रही है। इसके अंदर गौर कीजिएगा, हमारे पास यहाँ पर एक चीज यू लिखा हुआ है। तो बहुत ज्यादा मुख्तलिफ किस्म की बुक्स में जो है वेलोसिटी को v के बजाय u से भी रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज ऑल्सो वेलोसिटी एम वी स्क्र ओवर आर जो था, तो हमने बेसिकली एम वी स्क्र ओवर आर, तो वो एम वी स्क्र ओवर आर माइनस आर हमारे पास, क्योंकि जो डिफरेंस उसका जो डिस्टेंस है रेडियस का, और ये जो u है बेसिकली ये इट इज ऑल्सो द वेलोसिटी। जी सब सी से इन दोनों को डिवाइड किया है यूनिट्स को कंसिस्टेंट बनाने के लिए। तो ये आपके पास जी सब सी फॉर्मूले में नहीं है, फॉर्मूला आपका एफ इज इक्वल टू एम जी है, लेकिन जो जी सब से डिवाइड किया है सिर्फ यूनिट्स को कंसिस्टेंट बनाने के लिए। अच्छा, आप गौर करें यहाँ पर, ये जो आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, इस ग्रेविटेशनल फोर्स का एक कंपोनेंट है सेंट्रीपिटल सेंट्रीपिटल फोर्स, उसका कंपोनेंट है बेसिकली इस ग्रेविटेशनल फोर्स का। ये जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स का एक कंपोनेंट है सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये इसका जो वैल्यू है वो है एम जी कॉस एल्फा। यानी कि कॉस एल्फा, आपका एल्फा जो एंगल वो बना रहा है, ये आपके पास उसके साथ है, और इसको भी हमने जी शब्द से डिवाइड कर दिया है। ये है आपके पास सारी जो मुख्तलिफ किस्म की हमने इस डायग्राम के अंदर इसके हमने चीजें बताएंगे।
अच्छा आप देखिए, इस बॉल मिल के अंदर जो कैपिटल आर था वो रेडियस ऑफ द मिल था, स्मॉल आर जो है वो रेडियस ऑफ द बॉल है, और कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर जो है वो आपके पास सेंटर ऑफ जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ द बॉल से लेकर आपके पास जो है वो आपके जो उसकी बॉल मिल है उसके एक्सिस का जो तक जो डिस्टेंस है वो बनता है। अल्फा जो है वो बेसिकली एंगल है जो कि रेडियस ए ओ वर्टिकल पोजीशन के साथ बना रहा है। एट पॉइंट ए हमारे पास ये देखिए, इस पॉइंट ए पर ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, दो बॉल के ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स और आपके पास जो है इसके अलावा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमारे पास, इसको हम लिख रहे हैं एफ सबस्क्रिप्ट जी, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू एम जी। यहाँ पर एफ जी जो है आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, एम मैश ऑफ द बॉल, जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दूसरी हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, उसको मैं एफ सबस्क्रिप्ट सी एफ से मैं डिनोट कर रहा हूँ, एफ सबस्क्रिप्ट सी एफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और उसकी वैल्यू है एम वी स्क्वायर ओवर आर होती है। हमने आर माइनस आर क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे केस में यहाँ पर जो हमारे पास रेडियस है बेसिकली वो कैपिटल आर माइनस आर जो रेडियस है वो हमारे पास यहाँ पर लग रहा होगा, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पर एफ सी एफ जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, एम मैश ऑफ द बॉल, जो वी है बेसिकली यानी कि वी स्क्वायर जो लिखा हुआ है, वी बेसिकली आपके पास जो लीनियर वेलोसिटी है बॉल की व्हेन इट इज अंडरगोइंग सम सर्कुलर मोशन, ये आपके पास बेसिकली वी आपके पास वी जो है लीनियर वेलोसिटी है बॉल की जब वो सर्कुलर मोशन में हो, उसका स्क्वायर हमने ले लिया है। और बेसिकली जो लीनियर वेलोसिटी होती है इस केस में, कोई भी वेलोसिटी होती है वो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, और खास तौर पर लीनियर वेलोसिटी जो कि सर्कुलर मोशन में लग रही है उसका जो डिस्टेंस होगा, क्योंकि सर्कल है तो सर्कल का जो डिस्टेंस होगा वो 2 पाई आर, आपका डिस्टेंस जो कवर हुआ 2 पाई आर डिवाइडेड बाई टी। टी जो है आपके पास टाइम है, और खास तौर पर अच्छा फिर हमारे पास जो आर है हमारे केस में बेसिकली हमारा आर जो है वो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर है, हमने लिख दिया कि v इज इक्वल टू 2 पाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर डिवाइड बाई टी। अच्छा अब जो 1/t होता है बेसिकली ये आपका n होता है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, यानी कि रेवोल्यूशन पर सेकंड या रेडियंस पर सेकंड में जो रेवोल्यूशन आपके पास n आती हैं, तो 1/t को आप n से डिनोट कर सकते हैं, तो आप लिख देंगे 2 पाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इंटू n। यहाँ पर आपके पास जो स्मॉल n है ये रोटेशनल स्पीड है, नंबर ऑफ रोटेशन है, रेवोल्यूशन पर सेकंड है, और जो आपके पास कैपिटल आर है वो रेडियस ऑफ द मिल, स्मॉल जो आर है वो रेडियस ऑफ द बॉल। अब हमारे पास जो सेंट्रीपिटल कंपोनेंट मैंने आपको बताया कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जिसको हम एफ सी पी लिख रहे हैं, उसकी जो वैल्यू है वो बिल्कुल वही वैल्यू है जो ग्रेविटेशनल फोर्स की एफ इज इक्वल टू एम जी, लेकिन इसके साथ साथ कॉस अल्फा भी मल्टीप्लाई कर रही है क्योंकि ये एंगल को अल्फा बना रही है आपके वर्टिकल के साथ। अच्छा अब ये जो फोर्स है ये फोर्स बेसिकली हमारे पास जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसको अपोज करती है। ये फोर्स जो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है, दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज अपोजिंग द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये अपोजिट टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, और जब तक आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जो वैल्यू है वो सेंट्रीपिटल फोर्स से ज्यादा होगी, मिसाल अगर हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू सेंट्रीपिटल फोर्स से ज्यादा होगी तो बॉल जो है अपना कांटेक्ट बॉल ऑफ द मिल के साथ ब्रेक नहीं करेगी, वो अपना कांटेक्ट जो है वो मेंटेन रखेगी एज लॉन्ग एज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ग्रेटर देन द सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा जब एंगल अल्फा डिक्रीज करना शुरू करेगा, देखिए कौन सा है, हम ये बात करें ये एंगल अल्फा डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब है कि बॉल कंटिन्यूसली रोटेट कर रही है, एंगल अल्फा छोटा होता जा रहा है क्योंकि एंगल अल्फा इज द रेडियस ए ओ विद द वर्टिकल। एंगल अल्फा हमारे पास बेसिकली अब रिड्यूस हो रहा है, तो जब एंगल अल्फा आपके पास रिड्यूस हो रहा है तो उस वक्त आपके पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो बढ़ती जाएगी। अच्छा और सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ती जाएगी, अब अगर आपकी स्पीड नहीं बढ़ती, अगर आपकी स्पीड इस तरह नहीं बढ़ती कि वो क्रिटिकल स्पीड से ना बढ़ जाए, तो उस वक्त तक आपके पास एक पॉइंट आ जाएगा, एक स्टेज आ जाएगी
हो क्या रहा है कि जैसे जैसे एंगल अल्फा की वैल्यू कम होती जा रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करती जाएगी, और जब ये सेंट्रीपिटल फोर्स कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करती जा रही है, फिर अगर आपकी जो स्पीड है बॉल मिल की वो क्रिटिकल स्पीड से नहीं बढ़ रही, तो एक हमें पॉइंट ऐसा रीच करेगा जब आपके पास जो ये अपोजिंग फोर्सेस थी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स, ये जो है इक्वल हो जाएंगी, और उस वक्त जो बॉल है बेसिकली दिस बॉल विल बी रेडी टू फॉल, तो वो बॉल फिर जो है गिरने के लिए तैयार हो जाएगी। अच्छा, अब जिस एंगल के ऊपर बेसिकली ये दो जो फोर्सेस हैं ये इक्वल होती हैं, तो अगर हम जो है वो बेसिकली ये दो फोर्सेस जो कि सेंट्रीफ्यूगल और ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं ये बैलेंस होती हैं, हम अगर इनको इक्वेट कर लें किसी इक्वेशन में, तो हम वो एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरीके से आप देखिए, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो इक्वल है ग्रेविटेशनल फोर्स के, which is m v square, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मैंने वैल्यू लिख दी m v square ओवर कैपिटल R माइनस R, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है m g इंटू कॉस अल्फा। अच्छा, अब हमारे पास बेसिकली हमें पता है कि जो v है, अभी हमने देखा है किस तरीके से 2 पाई कैपिटल R माइनस स्मॉल r इंटू n, ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी इस v स्क्वायर के अंदर, तो आपके पास वैल्यू आ गई। इस साइन का मतलब था बिकॉज, सॉरी, इस साइन का मतलब होता है देयरफॉर, ये जो तीन डॉट्स आप ट्रायंगल की शक्ल में लगाते हैं, देयरफॉर, तो m ये v स्क्वायर है 2 पाई कैपिटल R माइनस R इंटू n होल स्क्वायर कैपिटल R माइनस R इज इक्वल टू एम जी इंटू कॉस अल्फा। अब इसको आप ये देखिए, आपके पास बेसिकली हमारे पास यहाँ पर ये जो m है आपने इस m से कट गया, ये m इस m से कट गया, उसके बाद हमारे पास हमने इसको खोल लिया है 2 4 पाई स्क्वायर कैपिटल R माइनस स्मॉल r होल स्क्वायर n स्क्वायर डिवाइडेड बाय r माइनस r इज इक्वल टू g इंटू कॉस अल्फा। तो ये r माइनस r आपके इस स्क्वायर से कट गया, आपके पास बच गया बाकी 4 पाई स्क्वायर कैपिटल R माइनस r इंटू n स्क्वायर इज इक्वल टू g मल्टीप्लाई बाय कॉस अल्फा। यहाँ इस फॉर्मूले से n स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो g मल्टीप्लाई बाय कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर कैपिटल R माइनस स्मॉल r। अब अगर हम दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले लें, आपके पास स्क्वायर रूट ले लें, तो n स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लिया, फिर आपने इस साइड का स्क्वायर रूट ले लिया, तो आपके पास जो n स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया है, तो आपके पास n आ गया, और इसका जब स्क्वायर रूट लिया g cos अल्फा ओवर 4 पाई स्क्वायर r माइनस r। मैं इनमें से कोशिश करूंगा सारी टर्म्स को अलग कर लूं, तो मैंने लिख दिया 1 ओवर 4 पाई स्क्वायर अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय g ओवर r माइनस r अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय cos अल्फा अंडर रूट। अब जब क्रिटिकल स्पीड होगी, मिसाल के तौर पर देखिए आपके पास जब क्रिटिकल स्पीड है, क्रिटिकल स्पीड के ऊपर बेसिकली क्या हो रहा है, आपके पास कोई आपके पास मुकम्मल सर्कुलर मोशन में है, ये जो अल्फा है ये आपके वर्टिकल पोजीशन पे अल्फा की जो वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी, और जब अल्फा की वैल्यू हमारे पास जीरो हो जाएगी, उस वक्त आपके पास जो कॉस अल्फा है वो कॉस जीरो हो जाएगा, और कॉस जीरो जो होता है बेसिकली 1 होता है, इसका मतलब ये वाली जो टर्म है ये 1 हो जाएगी, और आपके पास जो n है बेसिकली उसको आप कहेंगे क्रिटिकल स्पीड आपके पास आ गई है, तो क्रिटिकल स्पीड आपके पास आ जाएगी, ये आप इसको सॉल्व कर लिया 1 ओवर 2 पाई इंटू जी ओवर कैपिटल R माइनस R इंटू 1 अंडर रूट 1, तो आपके पास इटा सी जो क्रिटिकल स्पीड है वो 1 ओवर 2 पाई अंडर रूट जी ओवर कैपिटल R माइनस R। ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है इसको हम कहते हैं क्रिटिकल स्पीड ऑफ द बॉल में, और खास तौर पर आपके पास इस एक्सप्रेशन में इटा सी जो है वो क्रिटिकल स्पीड है बॉल मिल की, जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो कैपिटल R है आपके पास वो रेडियस ऑफ द मिल है, और जो स्मॉल r है बेसिकली वो आपका रेडियस ऑफ द बॉल है। फिर बॉल मिल्स को नॉर्मली हम 65 to 80% ऑफ द क्रिटिकल स्पीड ऑपरेट कराते हैं, ये ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, कन्वर्जन है थोड़ी सी कि जो 1 ओवर सेकंड या सेकंड इनवर्स बेसिकली 1 हर्ट्ज के बराबर है, और 1 हर्ट्ज जो है 60 आरपीएम के बराबर है। कुछ फर्दर प्रॉब्लम्स देखते हैं। A crushing mill reduces limestone from a mean particle size of 45 millimeter to the following product। हमारे पास बेसिकली एक क्रशिंग मिल है जो कि लाइमस्टोन को जो है रिड्यूस कर रही है, तो लाइमस्टोन की जो फीड साइज है वो 45 mm है,
और उसका एवरेज यानी कि आपके पास है, इसको आप रिड्यूस करना है। जब रिड्यूस करके प्रोडक्ट मिला है, प्रोडक्ट के अंदर आपके पास मिक्सचर ऑफ डिफरेंट साइजेस है। मतलब उसके अंदर आपके पास परसेंटेजेस गिवन है, 12.5% आपके पास 0.5 है, 12.5 mm जो प्रोडक्ट है वो 0.5% आपके पास है। अच्छा जी, जो 7.5 mm साइज के पार्टिकल्स हैं प्रोडक्ट में वो 7.5% है। जो आपके पास 5 mm पार्टिकल्स हैं वो 45% है। 2.5 mm साइज पार्टिकल्स 19% है। 1.5 mm पार्टिकल्स 16% है। 0.75 mm पार्टिकल्स 8% है। और 0.40 mm पार्टिकल्स 3% है। 0.0 mm पार्टिकल्स 1% है। तो आप देख सकते हैं मिक्सचर ऑफ हमारे पास पार्टिकल्स हैं इस प्रोडक्ट में। अगर आप इन सबको जमा कर लें तो इट मस्ट बी इक्वल्स टू 100। तो आपके पास ये जो परसेंटेज है 100 आ गई है। अब basically, it requires 21 kilojoules per kg of energy to crush this material. Calculate the energy required to crush the same material at the same rate from a feed having a mean size of 25 mm to a product with a mean size of 1 mm. अब हमारे पास बेसिकली जब आपने लाइमस्टोन को 45 mm जब आपके पास लाइमस्टोन थी, उससे आपने ये मिक्सचर ऑफ जो प्रोडक्ट आपने हासिल किए, एक रेंज ऑफ डिफरेंट साइजेस एक उस प्रोडक्ट में आपके पास अवेलेबल हुई है, उसको हासिल करने के लिए 21 किलो जाउल आपने एनर्जी लगाई। अच्छा, अब अगर आपके पास सेम इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं, सेम रेट है, यानी कि जो फ्लो रेट है साइज सॉलिड पार्टिकल का वो सेम है, उस वक्त जब आपके पास फीड जो थी वो 25 इंस्टेड ऑफ 45 mm, फीड अब 25 mm हो गई है, और जो प्रोडक्ट है उसका एवरेज साइज आपके पास 1 mm है। हमने एनर्जी कैलकुलेट कर ली। इस सवाल में हमारे पास जो गिवन डाटा है, मटेरियल लाइमस्टोन, फीड साइज L1 जब 45 mm है, तो उस वक्त एनर्जी जो हमें रिक्वायर है वो 21 किलो जॉल्स पर केजी है। प्रोडक्ट साइज जो आपका मिक्सचर ऑफ डिफरेंट साइजेस जिस परसेंटेज के साथ है वो यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, हमने फाइंड आउट क्या करना है, इस सारे डाटा गिवन डाटा की मदद से जब आपके पास फीड साइज यानी कि L1 25 mm हो, प्रोडक्ट साइज L2 1 mm हो, उस वक्त एनर्जी कितनी लगेगी। अच्छा, आप सबसे पहले देखिए कि आपके पास जो गिवन डाटा मौजूद है उसके अंदर जो प्रोडक्ट है जो कि आपने 45 mm सॉलिड पार्टिकल्स को रिड्यूस करके हासिल किया है। सबसे पहले आप इन सॉलिड पार्टिकल्स की जो है जो प्रोडक्ट के सॉलिड पार्टिकल्स है इनका आप कोई जो है बेसिकली मीन साइज ऑफ द प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। तो मीन साइज हमने लास्ट में भी एक प्रॉब्लम किया था, कैसे निकालते हैं आपको पता है। ऐसे हम टेबल बना लेंगे, तो उसमें N1 मास फ्रैक्शन आ गई, D1 मिलीमीटर, आपके पास डाया आ जाएगा N1 D1 क्यूब, और इसी तरह N1 D1 4। तो आपने जितनी आपके मास फ्रैक्शन हैं वो सारी की सारी आपने यहाँ पे लिख दी है, N1 लिख दी है। परसेंटेज की जो गिवन वैल्यूज हैं उनकी मदद से आपने ये सारी मास फ्रैक्शन की वैल्यूज लिख दी है। कैसे लिखेंगे, बेसिकली जो परसेंटेज व्हेन डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू द मास फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल देखिए आपके पास परसेंटेज थी 0.5%, व्हेन यू डिवाइड द 0.5 विद 100 you get then 0.005। इसी तरह when you have 7.5%, तो 7.5 को डिवाइड करेंगे आप, बेसिकली जो है 7.5 mm को डिवाइड किया 100 से, यू गेट 0.075। इस तरह आप इस सारी मास फ्रैक्शन आप उसकी बना लेंगे परसेंटेज से। उसके बाद जब आपके पास ये परसेंटेज फ्रैक्शन में आपके पास जवाब आ गया, हर फ्रैक्शन का जो दाया है वो नोट कर लेंगे। अब आपने N1 D1 क्यूब जो लेना है, तो बेसिकली क्या करेंगे 0.005 मल्टीप्लाई बाय 12.5 का क्यूब, इनको मल्टीप्लाई करके आपको वैल्यू आ जाएगी। N1 D1 4 कैसे आएगा, 0.005 मल्टीप्लाई बाय 12.5 का जो है रेस्ट पावर 4, आपके पास जो वैल्यू आएगी आपने 122.003 आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। जब ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी तो आप क्या करेंगे, सम कर लेंगे आप, बेसिकली सम ऑफ N1 D1 क्यूब, और वो आपके पास आ जाएगा 101.20075। और अगेन आप सम कर लेंगे सम ऑफ N1 D1 4, वो आपके पास आ जाएगा समेशन ऑफ 648.883।
अब हमें पता है कि जो बेसिकली आपके पास क्योंकि परसेंटेज गिवन है, तो आप मास मीन या वॉल्यूम मीन जो डायमीटर आप लगाते हैं विच इज d सबस्क्रिप्ट v इज इक्वल टू समेशन ऑफ n1 d1 4 समेशन n1 d1 q। आपने जब इसको लगाया तो आपके पास जो फॉर्मूला जो वैल्यू बची है dv इज इक्वल टू 6.41184 मिलीमीटर, क्योंकि हमारे पास साइज रिडक्शन में जो हमने लिया है वो कैरेक्टरिस्टिक जो डायमेंशन है हमारे पास वो लेंथ है l, तो आपके पास L2 आ गया 6.412 मिलीमीटर। अब हमारे पास जो रेंज आई है आपके पास बेसिकली जो गिवन आपके पास मीन फीड साइज था 45 mm, जिसको आपने एवरेज उसका साइज ले लिया प्रोडक्ट का विच इज 6.412 mm। अगर आप इसको क्लोजली देखें तो आपके पास बेसिकली दिस रेंज इज नियरली जो है आपके पास बॉन्ड्स लॉ की ये रेंज है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने जो रेंज की बात की है, ये जरा देखिए आपके पास हम रेंजेस के ऊपर जब हम बात कर रहे थे, जो कोर्स क्रशर की जो रेंज है वो 1500 से 40 mm तक है और प्रोडक्ट साइज 50 से 5 mm है। इंटरमीडिएट जो रेंज है वो 50 से 5 mm है और प्रोडक्ट जो है वो 5 से 0.1 mm है। एक्चुअली ये इनमें से किसी रेंज पे ये जो है आता नहीं है, लेकिन मसला क्या है आपके पास देखिए, आपने अगर इसको सॉल्व तो करना है तो आप उसको L1 आपके पास 45 mm है, L2 6.412 है। जरा देखिए अब L1 जो 45 mm है वो इस रेंज में भी शामिल है, इस रेंज में भी शामिल है, क्योंकि देखिए यहाँ से 40 तक है तो 45 यहाँ भी शामिल है, यहाँ भी शामिल है। 6.412 बेसिकली आपके पास अगर आप गौर करें तो 6.412 जो है वो आपके पास कोर्स क्रशर की उसमें रेंज में आता है 6.412 जो है, लेकिन आपको यहाँ पे 5 तक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं 6.412 यहाँ से भी थोड़ा थोड़ा करीब है। अब हमने अब जरा देखिए आपके पास दो किस्म की रेंजेस सवाल में गिवन थी। जब आपने पहली रेंज इस्तेमाल कर ली उसके बाद आपने दूसरी 25 और 1 mm वाली रेंज भी यूज करनी है, 25 और 1 mm वाली रेंज भी यूज करनी है। अब 25 और 1 mm वाली जो रेंज है ये कंप्लीटली इंटरमीडिएट प्रेशर में रेंज है, इंटरमीडिएट प्रेशर में रेंज है, उसके लिए आप फोर्स प्रेशर बिल्कुल यूज नहीं कर सकते। इस वजह से मैं ये कहूँगा कि आपके पास जो L1 यानी कि जो आपके पास 45 mm और L2 6.412 mm है, इस रेंज को मैं इंटरमीडिएट क्रशिंग की रेंज कहूंगा। इसलिए मैं यहाँ पर बॉन्ड्स लॉ अप्लाई कर रहा हूँ। बॉन्ड्स लॉ इज गिवन बाय E इज इक्वल टू 2C 1 ओवर अंडर रूट L2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 ओवर Q पावर 1/2। हमें पता है जो Q होती है वो रिडक्शन रेशियो है विच इज L1 ओवर L2, और वो जो Q है आपके पास 45 mm डिवाइडेड बाय 6.412 mm हमारे पास रिडक्शन रेशियो है। Q आपके पास आ गया 7.0181। अब हम अगर ये वैल्यूज जो है अपनी बॉन्ड्स इक्वेशन के अंदर अगर हम ये वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला आ जाएगा वो 21, ये देखिए आपका एनर्जी अगर पुट कर दी सवाल के अंदर, एनर्जी जो आपके वहाँ रिक्वायर्ड थी वो 21 किलो जाउल्स थी। 21 किलो जाउल्स पर केजी इज इक्वल टू 2C 1 ओवर L2 6.412 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 ओवर Q की पावर 1/2। हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी है, तो 21 किलो जाउल्स पर केजी इज इक्वल टू 2C। और अब मैं mm और इस चीज को न्यूमेरिकल वैल्यू को अलग अलग कर रहा हूँ। 1 ओवर 6.412 अंडर रूट मल्टीप्लाई 1 ओवर mm अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय इसको सॉल्व किया, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 7.0181 की पावर 0.5, ये 1/2 आपके पास आ गया 0.3775। फर्दर इसको सॉल्व किया 21 किलो जूल्स पर केजी इज इक्वल टू 2C मल्टीप्लाई बाय इसको जब आपने सॉल्व किया यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 6.412 उसका स्क्वायर रूट ले लिया, आपका वैल्यू आई 0.3949। इसको खोल लिया है तो बेसिकली आपको mm जो है, क्योंकि mm जब स्क्वायर रूट खोलते हैं तो आपको mm 1/2 है, mm की पावर 1/2 है, ये 0.5 है, मल्टीप्लाई बाय आप 1 में से 0.3775 माइनस कर दिया तो आपके पास 0.6225 आ गया। अब ये देखिए 21 किलो जाउल्स पर केजी और आपका यहाँ मौजूद है, इस mm को आप उस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपके पास 21 किलो जाउल्स पर केजी मल्टीप्लाई बाय mm 0.5 इज इक्वल टू बाकी जो बच गया 2C और इस वैल्यू को और आपने इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया
0.2458 आपके पास यहाँ पे आएगा। 21 किलो जॉल्स पर केजी मतलब है mm 0.5। अच्छा, अब मैंने 0.2458 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 2c है, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया आपके पास 0.4916 मल्टीप्लाई बाय सी रह गया। इस फॉर्मूले में से अगर आप सी की वैल्यू निकालना चाहें तो सी की वैल्यू होगी 21 किलो जॉल्स पर केजी मल्टीप्लाई बाय मिलीमीटर्स 0.5 डिवाइडेड बाय 0.4916। अब आपके पास जो सी की वैल्यू आई है, कांस्टेंट की जो वैल्यू आई है 42.7177 किलो जॉल इनटू मिलीमीटर की पावर 0.5 डिवाइडेड बाय केजी। अब हमारे पास बेसिकली ये वैल्यू ऑफ सी आ गया है। हम जो हमारे पास फिर जिसके लिए एनर्जी मालूम करनी थी, L1 जब आपके पास 25 mm है, L2 1 mm है, और जो कि अगेन आपके पास इंटरमीडिएट क्रशिंग की रेंज है, इस रेंज के अंदर हम ये फॉर्मूला लगाकर अपना जो है और आपके पास जो वैल्यूज आपने कैलकुलेट किए हैं सी की वैल्यू को पुट करके आप एनर्जी की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर हमारे पास दोबारा जो बॉन्ड्स लॉ की जो इक्वेशन है E इज इक्वल टू 2c अंडर रूट 1 ओवर L2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 ओवर Q की पावर 1/2। फिर जो रिडक्शन रेशियो है L1 ओवर L2, अब आपके पास जो L1 है वो 25 mm है, L2 1 mm है, तो रिडक्शन रेशियो विल बी 25। अब ये वैल्यूज आपने पुट की इस इक्वेशन में तो आपके पास आ गया E इज इक्वल टू 2 इंटू सी जो था 42.7177 यूनिट्स पुट कर दिया आपने उसके सी के, और आपके पास जो रिडक्शन रेशियो थी यहाँ पर उसके बाद आपको 1 ओवर L2 जो है L2 आपका 1 ओवर 1 mm मल्टीप्लाई बाय रिडक्शन रेशियो 1 माइनस 1 ओवर 25 की पावर 1/2। ये सारी आपको चीज़ें आ गई हैं। अब आप इसको लिख सकते हैं E is equal to 2 multiplied by 42.7177 आपके पास 85.4354 किलो जॉल इंटू मिलीमीटर 0.5 डिवाइड बाय केजी इंटू ये आपके पास अंडर रूट 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर आपने अलग अलग कर लिया, मल्टीप्लाई बाय इसको आप सॉल्व कर सकते हैं 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 25 की पावर 0.5 तो 25 की पावर 1/2 आपके पास यहाँ पे 0.2 आ गया। अगर इसको सॉल्व किया तो आपके पास E is equal to 85.4354 किलो जॉल इंटू मिलीमीटर 0.5 डिवाइड बाय केजी। ये अंडर रूट 1 आपका 1 आ गया, और यहाँ पे 1 ओवर mm 0.5 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास ये 1 माइनस 0.2 जो है लास्ट स्टेप में 1 माइनस 0.2, अब आपके पास यहाँ पे 0.8 आपके पास यहाँ वैल्यू आएगा। अब आप देखिए ये mm आपके इस mm 0.5 से कट गया, बाकी आपके पास किलो जॉल पर केजी बच गए। तो यू कैन से द एनर्जी रिक्वायर्ड विल बी 68.3483 किलो जॉल्स पर केजी। तो आपको बेसिकली जब आपके पास इस तरह की स्टेटमेंट में 25 mm से 1 mm सॉलिड पार्टिकल्स को आपने साइज रिड्यूस किया तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो 68.3483 किलो जॉल पर केजी हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है। एक प्रॉब्लम और देखते हैं। पावर ऑफ 3 किलोवाट is supplied to a crushing material to a machine crushing material at the rate of 0.3 kg per second from 12.5 millimeter cubes to a product having the following sizes। इसके अंदर जो 80% आपके पास है वो 3.175 मिलीमीटर है, 10% 2.5 मिलीमीटर है, फिर 10% 2.25 mm है। What power should be supplied to this machine to crush 0.3 kg per second of the same material from 7.5 millimeter cubes to 2 millimeter cubes। बेसिकली हमारे पास एक फ्लो रेट गिवन है सॉलिड मटेरियल का 0.3 kg per second। जब आपके पास इस फ्लो रेट के ऊपर आपने बेसिकली 12.5 mm फीड साइज से आपने मिक्सचर एक प्रोडक्ट का हासिल किया है, उस वक्त जो पावर लगी है वो 3 किलोवाट आपके पास पावर लगी है। तो हमने ये बताना है कि जब आपके पास यही अगर मैच आपके पास मैच फ्लो रेट है 0.3 kg पर सेकेंड कैपेसिटी है, मैच फ्लो रेट है उस मशीन का, उस वक्त अब आप जो आपका फीड साइज अगर 7.5 मिलीमीटर हो
उससे अगर आप 2 मिलीमीटर क्यूब्स अगर आप आपका प्रोडक्ट साइज हासिल करते हैं तो आपने कितनी जो है बेसिकली आपके पास पावर लगेगी। तो इस सवाल में आपके पास जो गिवन डाटा है, द पावर सप्लाइड तो क्रशिंग मशीन जो थी वो 3 किलोवाट इनिशियली लगाई थी। जो मैच फ्लो रेट मटेरियल का गिवन है 0.3 kg पर सेकंड। फीड साइज L1 वो हमारे पास गिवन था व्हिच इज 12.5 mm इनिशियल केस में। बेटा थोड़ा सा यहाँ पे इसमें एक छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पे मैंने 2.5 लिखा हुआ है, तो बेसिकली दिस इज 12.5, L1 इज इक्वल टू 12.5। अच्छा फिर जो प्रोडक्ट साइज L2 है विच इज 80% जो है आपके पास वो 3.175 है, 80% 3.175 है, 10% 2.5 है और फिर 10% 2.25 है। तो आपने ये सारी परसेंटेज के हिसाब से प्रोडक्ट परसेंटेजेस देखनी है। फिर जब हमारे पास L1 साइज 7.5 मिलीमीटर है, L1 जो साइज 7.5 मिलीमीटर है, उस वक्त प्रोडक्ट जो साइज है वो 2 मिलीमीटर है। मैच फ्लो रेट मटेरियल का 0.3 kg पर सेकंड है। हमने पावर जो रिक्वायर्ड है वो मालूम करनी है। अच्छा सबसे पहले क्योंकि इनिशियली हमारे पास जो प्रोडक्ट गिवन है, इस प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास डिफरेंट साइज फ्रैक्शन मौजूद है, इसलिए हम मीन एवरेज साइज ऑफ द प्रोडक्ट हम कैलकुलेट करेंगे। वो अभी हमने जिस तरह लास्ट प्रॉब्लम में कैलकुलेट किया है कि आप इस तरह एक टेबल बना लेंगे मैच फ्रैक्शन का, डाया का, N1 D1 क्यूब और N1 D1 4 का। अब आपका मैच फ्रैक्शन 0.8 है, उस वक्त आपका डाया 3.175 था, तो इसको N1 और D1 क्यूब को मल्टीप्लाई किया, इसकी पावर लेकर 3 से आपने मल्टीप्लाई किया है, तो आपको ये सारी वैल्यू आ जाएंगी। तो आपके पास जो समेशन N1 D1 क्यूब आएगी विच विल बी 28.30635 और समेशन N1 D1 4 आपके पास आ जाएगा 87.76434। अब मैश मीन डायमीटर या वॉल्यूम मीन जो डायमीटर है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। dv इज इक्वल टू समेशन N1 D1 4 बटा समेशन N1 D1 क्यूब। जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपका d सबस्क्रिप्ट p जो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ L2 वो आपके पास आ गई 3.101 मिलीमीटर। अच्छा अब जरा देखिएगा हमने किया, जरा इसको एक और तरह देखते हैं। बॉन्ड के अंदर बेसिकली बॉन्ड्स लॉ के अंदर लास्ट टाइम हम बात कर चुके हैं कि बॉन्ड्स की एक अप्रोच, एक स्पेशल अप्रोच भी है बॉन्ड लॉ से। हमें ये पता चलता है कि अगर आपके पास 80% बेसिकली आपके पास कोई प्रोडक्ट है या फीड है और उसका 80% किसी पर्टिकुलर स्क्रीन में से पास करता है, लेट्स से अगर आप देखें 80% जो था वो 3.175 mm स्क्रीन में से पास करता है, तो आप ये कंसीडर कर सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली आपका जो गिवन सॉलिड पार्टिकल्स हैं उसका जो एवरेज साइज है वो वही होगा जो कि 80% मटेरियल जिस स्क्रीन में से पास किया उसका होगा। हमारे केस में 80% जब पास किया 3.175 से, तो आप 3.175 ले सकते हैं। दिस वाज द बॉन्ड्स अप्रोच। अब अगर आप बॉन्ड्स के अप्रोच लगाते तो आपके पास जो डाया आता वो 3.175 आता। हमने जो एक्यूरेटली कैलकुलेट किया है वो 3.101 कैलकुलेट किया है। दोनों में इतना फर्क नहीं है। इसका मकसद है कि आप जो है इस जो है चीज को भी यूज कर सकते हैं, और जब आप इस इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे तो सबसे बड़ा जो फायदा होगा वो ये होगा कि आपको ये इस तरह की जो टीडीएस जो कैलकुलेशन है, मुश्किल जो कैलकुलेशन है वो आपको नहीं करनी पड़ेगी। तो आप देखें कि जब आपके पास अगेन हमारे पास 0.3 kg पर सेकेंड फीड मटेरियल है, जो पावर लग रही है 3 किलोवाट है। L1 हमारे पास गिवन है 12.5 mm, L2 जो गिवन है 3.101 mm। ये जो रेंज है ये इंटरमीडिएट क्रशिंग रेंज है। बॉन्ड लॉ हमारे पास एप्लीकेबल होगा। बॉन्ड लॉ से निकालने से पहले हम रिडक्शन रेशियो निकाल लेते हैं, Q इज इक्वल टू L1 ओवर L2 और विच इज, अब देखिए यहाँ पर 12.5 मैंने वो वहाँ पर 2.5 मिस्टेक था, यहाँ पर 12.5 लिखा हुआ है। 12.5 डिवाइड बाय 3.101, आपके पास जो रिडक्शन रेशियो Q आई 4.031। अच्छा अब जरा गौर कीजिए कि आपके पास बेसिकली ये जो पावर है
पावर लगाई गई थी आपके पास बेसिकली 0.3 केजी पर सेकंड मटेरियल के ऊपर, ये 3 किलोवाट पावर लगी है। हमने यूनिट मटेरियल के लिए हमने अगर फाइंड आउट करनी है कि अगर आपके पास 1 केजी मटेरियल होता उसके लिए कितनी होगी, तो आप बेसिकली क्या करेंगे, दोबारा जरा देखिए, 3 किलोवाट के लिए आपके पास जो पावर है बेसिकली लगी है वो जब आपने 1 केजी 0.3 केजी मटेरियल सप्लाई किया। अब अगर आप बताइए कि अगर आपने 1 केजी के लिए जो है वो कितनी पावर लगेगी, उसको आप निकाल सकते हैं। बेसिकली आप क्या करेंगे, 3 किलोवाट आवर को उसकी मैच फ्लो रेट में डिवाइड कर दें, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 10 किलोवाट इंटू सेकेंड डिवाइडेड बाई केजी। अब आपने बॉन्ड्स लॉ इस्तेमाल किया, इज इक्वल टू 2c 1 ओवर अंडर रूट L2 1 माइनस 1 q 1/2, तो 10 आपने e की वैल्यू पुट कर दी, 2c की वैल्यू, और 1 ओवर अंडर रूट L2 आपके पास आ गया 1 ओवर 3.101 mm, और 1 माइनस 4.031 1/2, और ये आपके पास जब 10 किलोवाट इंटू सेकंड डिवाइड बाय केजी 2c। अब अगेन इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, अंडर रूट 1 ओवर 3.101 इंटू 1 ओवर मिलीमीटर, सेपरेट कर दिया। इस चीज को सॉल्व कर लेते हैं, 1 डिवाइड बाय 4.031 की पावर 0.5, आपके पास जवाब आ गया 0.4981। फर्दर सॉल्व किया, 10 किलोवाट इंटू सेकंड डिवाइड बाय केजी इज इक्वल टू 2c, इसको सॉल्व किया आपके पास आ गया 0.5679 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय mm 0.5, और आपके पास 1 डिवाइडेड बाय mm 0.5, और 1 में से जब 0.4981 आपने माइनस किया है तो 0.5019 आपके पास ये वैल्यू आ गई है। अब आप इस फॉर्मूले को देखें तो बेसिकली आपने 2.5 और 0.5019 इसको अगर आप जो है मल्टीप्लाई कर लें, तो बेसिकली इस सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई कर लें, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5679 मल्टीप्लाई बाय 0.5019 मल्टीप्लाई बाय c, आपका जवाब आ जाएगा यहाँ पर c इंटू 0.5701। अब ये mm 0.5 है, इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके उस तरफ ले जाएं, आपके पास हो जाएगा 10 किलोवाट इंटू सेकेंड डिवाइड बाय केजी इंटू मिलीमीटर 0.5। p की जो वैल्यू है आपके पास 10 किलोवाट इंटू सेकेंड डिवाइड बाय केजी। अच्छा जी, ये हमारे पास इस फॉर्मूले से आप c की वैल्यू निकाल सकते हैं कि 10 किलोवाट इंटू सेकेंड डिवाइड बाय केजी मिलीमीटर इंटू 0.5 डिवाइड बाय 0.5701। आपके पास इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप इजीली आप इसको निकाल सकते हैं कि आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद 10 और 0.5701 को डिवाइड किया 17.541 किलोवाट इंटू सेकेंड इंटू मिलीमीटर 0.5 डिवाइड बाय केजी, आपको वैल्यू आ सकती है। अब हमने जो है इस C की वैल्यू को यूज करना है जब आपके पास L1 7.5 mm और L2 2 mm है। ये भी क्योंकि आपके पास बॉन्ड्स लॉ की रेंज थी, तो आपने दोबारा बॉन्ड्स लॉ लगा दिया, इज इक्वल टू 2c अंडर 1 ओवर L2 1 माइनस 1 ओवर q की पावर 1/2। जब आपने ये वैल्यूज लगाई हैं तो आपके पास q के जो है रिडक्शन रेशियो फाइंड आउट करेंगे L1 ओवर L2, रिडक्शन रेशियो आपकी अब 7.5 डिवाइड बाई 2, जब रिडक्शन रेशियो 3 आ जाएगी 3.75 आ जाएगी, 7.5 डिवाइडेड बाय 2, रिडक्शन रेशियो 3.75 आ गई। फिर जो बॉन्ड्स लॉ है इज इक्वल टू 2c, मतलब है आपके पास जो फॉर्मूला है इनटू 1 ओवर L2 माइनस 1 माइनस 1 ओवर q की पावर 1/2। इसको देखें तो आपके पास आ गया यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई किया तो 35.082 यूनिट सेल्सियस वैसे आ गया, किलोवाट इंटू सेकंड इंटू मिलीमीटर 0.5 डिवाइड बाय केजी। अब इसको सेपरेट कर लिया 1 ओवर अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 1 ओवर मिलीमीटर, और इस चीज़ को सॉल्व कर लिया आपने 1 डिवाइड बाय 3.75 की पावर 0.5, तो आपके पास आ गया 1 माइनस 0.5164, या आपके पास आ गया 35.082 किलोवाट इंटू सेकंड इंटू मिलीमीटर 0.5 डिवाइड बाय केजी इंटू या 1/2 अंडर रूट है, तो आपके पास आ गया 0.7071 इंटू 1 ओवर mm 0.5, ये mm 0.5 से कट गया। 1 ओवर mm 0.5 इंटू 1 ओवर mm 0.5 डिवाइड बाय 1 ओवर 0.5 इंटू 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 1 ओवर 0.5 से कट गया।
और 1 माइनस 0.5164 0.4836 आपका वैल्यू आ गया। अच्छा, अब एनर्जी की जो वैल्यू आई है वो आपके पास 11.9964 किलोवाट इंटू सेकेंड डिवाइडेड बाई केजी। ये आपके पास अब टोटल एनर्जी की वैल्यू हमारे पास आ गई है। लेकिन बेसिकली आप ये कह सकते हैं दिस वैल्यू इज बेसिकली फॉर 1 kg। अब अगर हमने 0.3 kg पर सेकंड के लिए वैल्यू निकालनी है तो बेसिकली देखिए, अगर आपके पास पता है 1 के लिए मिसाल के तौर पर देखिए, अगर आपको पता है कि आपने 10 सेब लेने जाते हैं, एक सेब अगर आपका 20 रुपए का है तो 10 सेब कितने के होंगे, आप 20 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह आपको पता है ये 1 के लिए है तो ये फिर 2 के लिए कितनी होगी, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 के लिए कितनी होगी, आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्योंकि ये वैल्यू आपने 0.3 kg पर सेकंड के लिए निकालनी है, इस वैल्यू को आप 0.3 kg पर सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे। 11.9964 किलोवाट इंटू सेकंड डिवाइड बाय केजी, आपने मल्टीप्लाई कर दिया 0.3 kg पर सेकंड, सेकंड सेकंड से कट गया, केजी केजी से कट गया, आपको जवाब आ गया 3.5989 किलोवाट। यही आपका सवाल था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। What rotational speed in revolutions per minute would you recommend for a ball mill 1200 millimeter in diameter charged with 75 millimeter balls? हमारे पास जो डाया ऑफ द बॉल मिल है गिवन है 1200 मिलीमीटर, या आप इसको लिख सकते हैं ऑलरेडी हमारे पास, यानी कि आपके पास ये कैपिटल डी हो सकता है। डाया ऑफ बॉल्स स्मॉल डी 75 मिलीमीटर है। हमने बेसिकली जो है हमने वो रोटेशनल स्पीड फाइंड आउट करनी है जो कि आप इस बॉल मिल को के लिए सही हो, ऑपरेशन हो। तो बॉल मिल की एक्चुअल ऑपरेशनल स्पीड फाइंड आउट करने के लिए यू हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट द क्रिटिकल स्पीड। क्रिटिकल स्पीड फाइंड करने के लिए हमें बॉल मिल का फॉर्मूला पता है, इटा सी इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर जी और आर माइनस आर। यहाँ पर आपको जो कैपिटल आर है वो आपके पास रेडियस ऑफ द मिल है जो कि 1200 mm डिवाइड बाई 2 तो 600 mm हो गया। The radius of the ball small r is equal to 75 divided by 2 is equal to 37.57 millimeters। ये आपको r आ गया। g की जो वैल्यू है 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, या आप इसको लिख सकते हैं क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज मिलीमीटर्स में है, इसको भी मिलीमीटर्स में लिख लेते हैं 9800 मिलीमीटर्स पर सेकंड। अब अगर ये वैल्यूज आप ऊपर वाले फॉर्मूले में लगाएं तो 1/2 पाई अंडर रूट 9800 मिलीमीटर्स पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 600 माइनस 375, क्योंकि आपके पास यहाँ पर कैपिटल आर माइनस आर है। अब गौर कीजिए, ये जो मिलीमीटर था आपके पास इस मिलीमीटर से कट गया और आपके पास बच गया 1/√2 पाई 9800 मल्टीप्लाई बाय ये इनको जब किया 600 माइनस 37.5 562.5 अंडर एस स्क्वायर, 1/2 पाई। अब 9800 डिवाइडेड बाय 562.5 इसका स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 1/s2 का स्क्वायर रूट, आपका इटा सी 1/2 पाई इनटू जो इस स्क्वायर रूट की वैल्यू है 4.174 इनटू क्या 1/s आ गया। अब आप इसको निकालना चाहें तो आरपीएम वगैरह में निकाल सकते हैं। इटा सी जो है आपके पास यहाँ पर बेसिकली जो है आप इसको निकाल सकते हैं। जब आपने मल्टीप्लाई किया 4.174 डिवाइड बाई 2 पाई, आपके पास आ गया 0.6643 सेकंड इनवर्स। 1 सेकंड इनवर्स इज इक्वल 1 हर्ट्ज, 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 60 आरपीएम। आपके पास इटा सी जो है वो हो गया 39.858 या 40 आरपीएम आपके पास आ गया। अब हमें पता है कि जो बॉल मिल के लिए जो रिकमेंडेड स्पीड है दिस कुड बी 65 to 80%। तो अगर हम 75% आप रिकमेंड कर दें, लेट्स नॉट रिकमेंड समथिंग विच इज एट द लोएस्ट लेवल, नॉट रिकमेंड समथिंग विच इज एट द हाईएस्ट लेवल, तो हम 75% उसको रिकमेंड करते हैं। इसका मतलब है कि जो रिकमेंडेड स्पीड कितनी होगी वो 0.75 मल्टीप्लाई बाय इस आरपीएम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास ये 29.835 आरपीएम। इसका मतलब है कि आपने इस बॉल मिल को अगर सही प्रॉपर्टी ऑपरेट करने देन द रिकमेंडेड स्पीड ऑफ द बॉल मिल या एंड्स जो है आपके पास इट शुड बी
30 RPM। एक और प्रॉब्लम देखते हैं। A ball mill 1.2 meters in diameter is charged with 600 millimeters diameter balls. The ball mill is being run at 0.80 hertz and it is found that the mill is not working properly. Suggest any modifications in the operating condition for this ball mill. अच्छा, अब एक बॉल मिल है, उसका डायमीटर जो है वो 1.2 मीटर है, शेल का डायमीटर। जो बॉल मिल के अंदर जो बॉल्स का डायमीटर है 600 मिलीमीटर है। जो बॉल मिल है, बेसिकली जो बॉल मिल है आपके पास, इसको आप रन कर रहे हैं 0.80 हर्ट्ज, और ये मालूम किया गया कि आपकी बॉल मिल जो है वो सही ऑपरेट नहीं कर रही, इट इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली। इसका मतलब है अब आपने कोई मॉडिफिकेशन सजेस्ट करके बतानी है कि इन मॉडिफिकेशन के ऊपर बॉल मिल जो है सही काम करना शुरू कर देगी। हमारे पास जो गिवन डाटा वो क्या है कि डायमीटर ऑफ द बॉल मिल शेल कैपिटल R इज इक्वल टू 1.2 मीटर या 1200 मिलीमीटर। डाया ऑफ द बॉल इज इक्वल टू 6। आपके पास यहाँ पर जो डायमीटर ऑफ द बॉल 600 जो है आपके पास मिलीमीटर आपके पास यहाँ पर गिवन है। अब जो ऑपरेटिंग स्पीड आपके पास बॉल स्पीड ऑफ द बॉल मिल है वो इटा यहाँ पे लिखा हुआ है, इटा एक्चुअल मैंने लिख दिया है, वो 0.80 हर्ट्ज है। हमने मॉडिफिकेशन फाइंड आउट कर लिया बॉल मिल में क्या होगा। क्रिटिकल स्पीड इटा सी ऑफ द बॉल मिल का फॉर्मूला पता है हमें, विच इज इटा सी इज इक्वल टू 1/2 पाई जी ओवर कैपिटल R माइनस R। इस फॉर्मूले में जो रेडियस ऑफ द मिल है, बेसिकली रेडियस ऑफ द बॉल मिल है वो डाया ऑफ द बॉल मिल्स डिवाइड बाय 2। इसी तरह जो R है बेसिकली वो 1200 डिवाइड बाय 2 और वो आपका 600 है। जो स्मॉल रेडियस ऑफ द बॉल है वो आपके पास 600 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 300 होगा। जी जो है 9.8 मिलीमीटर पर सेकेंड, इसको आप 9800 मिलीमीटर पर सेकेंड में आपने कन्वर्ट कर लिया। अब ये सारी वैल्यू हमने इटा सी की फार्मूले में निकाली है। 1/2 पाई तो आपका G ओवर 9800 मिलीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैपिटल R 600 माइनस 300। आपके पास R माइनस R ये आपके पास जो है उसको वैल्यू पुट कर दी तो 600 माइनस जो 300 है आपके पास, फिर हमारे साथ में R जो है वो मिलीमीटर में है, ये मिलीमीटर में कट गया। फिर उसी तरह 9800 डिवाइड बाई 300 एस के स्क्वायर रूट है आपके पास 1/2 पाई को सेपरेट कर लिया, अंडर रूट ऑफ 9800 डिवाइड बाई 300 को सेपरेट कर लिया, अंडर रूट 1 ओवर एस स्क्वायर को सेपरेट कर लिया। इटा सी इज इक्वल टू 1/2 पाई इनटू 5.7155 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर एस, और आपके पास जो इटा सी आ गई 0.90965 पर सेकेंड हमारे पास क्रिटिकल स्पीड आ गई। अच्छा, अब ये गौर कीजिए, आपकी क्रिटिकल स्पीड उनके सेकंड इनवर्स में निकाली है, इसको हम हर्ट्स में या आरपीएम में निकाल सकते हैं। तो अब अगर हर्ट्स में निकाल लें तो आपके यही हर्ट्स बनेंगे 0.9065, या आरपीएम में अगर आप 60 आरपीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी क्रिटिकल स्पीड बन गई है 54.579। अब हमें पता है कि जो एक्चुअल स्पीड होती है वो 65 to 80% क्रिटिकल स्पीड होती है। तो अगर आपने एफिशिएंटली बॉल को चलाना है 70 या 75% पे आप चला लें। इसका मकसद है कि अगर मैं 70% की स्पीड लेता हूँ तो आपकी एक्चुअल स्पीड होगी 0.7 मल्टीप्लाई बाय 54.579, इट शुड बी 38.2053। लेकिन आपने सप्लाई कितनी की है, आपने सप्लाई की है बेसिकली 0.80 हर्ट्ज। तो हर्ट्ज से जब आरपीएम में कन्वर्ट किया तो 48 आरपीएम आप एक्चुअल सप्लाई कर रहे हैं, 38 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी। इसका मतलब है कि आप तकरीबन तकरीबन 20 से 25% आप रिडक्शन करेंगे और इसको 48 से 38 पे चलाएंगे, तब आपकी जो बॉल मिल है वो सही ऑपरेट करेगी बगैर किसी प्रॉब्लम के। But this was the lecture number 16. The lecture notes for this lecture are already available on your ocw.kfueit.edu.tk and also on your LMS. Please watch this video thoroughly. सवाल नोट कर लें इस वीडियो के हवाले से। कोई चीज़ क्लियर ना हो आपको, किसी कोई चीज़ कंफ्यूजन हो, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे रेगुलर मंडे और वेडनेसडे को 11 से
12:30 के दरमियान हमारे लेक्चर्स भी होते हैं, तो आप उन लाइव सेशन के अंदर पार्टिसिपेट करके भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।